दोस्तों, मिर्जापुर वेब सीरीज के बेहद फेमस किरदार गेंदा भैया तो आप सभी को याद ही होंगे। मित्रों, जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऐसे ही किरदार और एक ऐसी ही शख्सियत से आज मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं, जो अपने बेतुके फैसलों को लेकर के अक्सर ही विवादों से घिरे रहते हैं। मित्रों, एक ऐसे किरदार जिनके बेतुके फैसले और शासन सत्ता को चलाने के अपरिपक्व और नासमझी भरे तौर तरीकों से वो ना सिर्फ खुद के लिए अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी बटोरते हैं, बल्कि अपने देश की सदियों से कमाई हुई मान प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान को भी मिट्टी में मिलाते हैं। मित्रों, ये जो किरदार है ना, इनके फैसले, इनके एक्शंस अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं दिखाई पड़ते, किंतु कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत तौर पे ईगो सेटिस्फैक्शन से ज्यादा प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, ये किरदार एक बिजनेस फैमिली से आते हैं और पूरी तरीके से धंधे वाली सोच पर ही कार्यरत हैं। जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में शेयर कल्चर, बॉन्डिंग बिटवीन द कंट्रीज, रिलेशन बिटवीन द कॉन्टिनेंट, इमोशंस, फीलिंग्स, इससे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि 21st सेंचुरी की जो एस्पिरेशनल थीम, ग्लोबल विलेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ऐसी एस्पिरेशन पे भी बट्टा लगाने का काम इन्होंने किया। हां, जब ग्लोबल पीस की बात आती है तो ये दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत और शांति के मसीहा होने का दावा करने से नहीं चूकते। और नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो नोबेल पीस प्राइज को तो ये हथियार लेने के लिए इतने ज्यादा आतुर और बेकरार दिखाई पड़ते हैं कि जिससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे और वाकिफ होंगे। मित्रों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गेंदा भैया का यह किरदार जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में और कौन है। दैट इज नन अदर देन द यूएस बिजनेस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप हिट्स इट्स लोएस्ट। The relationship between the India in 2 decades hits its lowest. आप सभी वाकिफ होंगे, आप सभी देशवासियों ने अलग अलग मीडिया बुलेटिन से इस खबर को सुना होगा कि यूएस ने अनुचित तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से इलॉजिकल टैरिफ सैंक्शन किया भारत पे। 50% टैरिफ इंक्रीज करके भारत के प्रोडक्ट्स पे, गुड एंड सर्विसेज पे इंपोज किया गया। मित्रों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जवाब भी आ गया। हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरीज ने, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको खंडन किया, इसको अनुचित, इलॉजिकल, इनजस्ट और दुर्भावनापूर्ण बताया। साथ ही कहा कि हम अपने देशवासियों के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो भी कदम हमें अपने नेशंस के इंटरेस्ट में उठाने होंगे वो हम नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी कदम उठाते रहेंगे। हमारे देश का बयान आया कि हम एक संप्रभु देश हैं। इंडिया स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी के सिद्धांत पे काम करता है और काम करता रहेगा। स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी का मतलब मित्रों, डिफेंस डील, नेशनल बाउंड्रीज को डिफाइन करना, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एंड डायलॉग्स एंड फॉरेन डिप्लोमेसी। हम किसी के दबाव में आकर के नहीं करते हैं। हम अपने देश की हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर, अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके हितों, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियां, अपनी विदेश नीतियां तय करते हैं। मित्रों, अब समझते हैं मसला है क्या।
आखिर यूएस गवर्नमेंट ने ये सैंक्शंस लगाया तो क्यों लगाया? ये सैंक्शंस लगा तो उससे भारत को नुकसान होगा तो क्या होगा और कितना होगा और किन किन फील्ड में, किन किन क्षेत्रों में होगा, और क्या इस सैंक्शन से यूएस गवर्नमेंट को और वहाँ की देश की जनता को भी कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी हम बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। मित्रों, आयरॉनिकली इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस भी सबसे ज़्यादा यूएस के साथ ट्रेड में ही है। पूरे मैट्रिक्स को अगर समझे तो 130 बिलियंस का इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड होता है, यूएस डॉलर एनुअली, जिसमें 42 बिलियंस यूएस हमें एक्सपोर्ट करता है और 88 बिलियंस के अप्रॉक्सीमेटली ह्यूज नंबर में हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। और मित्रों, ये जो टैरिफ लगा है इसका कारण ये है कि हम यूएस के साथ बड़े मार्जिन में ट्रेड सरप्लस है। मित्रों, यूएस का कहना क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना यह है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उस वार में रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर एज लेता जा रहा, और चूंकि भारत रशिया से लगातार बड़े मात्रा में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जिससे रशिया की इकोनॉमी क्रैम्बल नहीं हो रही है और स्टेबल कहीं ना कहीं बनी हुई है। मित्रों, यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि चूंकि रशिया यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों को मार रहा है और भारत उसके गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब स्पेशली यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑयल, क्रूड ऑयल की परचेज करके कहीं ना कहीं रशिया को इस युद्ध में मदद कर रहा है। मित्रों, अंडर द टेबल हम आपको कुछ बातें बताएंगे, उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस पर भारत का जवाब क्या आया। मित्रों, भारत ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि चूंकि हम ही रशिया से ऑयल, क्रूड ऑयल परचेज नहीं करते हैं, यूरोप एंड अमेरिका भी खुद रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। यूएस को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं रहा दोस्तों। 1960 के दशक का भारत नहीं है। अब ये भारत सक्षम है, गरीबी और भूखमरी से पीड़ित, भूखे और नंगे लोगों का देश नहीं रहा। अब ये एक संप्रभु देश है। ये अपने फैसले लेना जानता है और आंख में आंख मिला करके अपने हितों के आधार पर ही टेबल पे बात, कोई डील नेगोशिएट करता है। ये वो भारत है दोस्तों। मित्रों, भारत ने ये भी कहा, आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो पहले एक डिप्लोमेट भी थे, एस जयशंकर साहब से आप सभी वाकिफ होंगे। एस जयशंकर साहब की ब्यूटी ही यही है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज कैरेक्टर, कि वो कुछ भी पीछे घुमा फिरा के लाव लपेट करके नहीं बात करते मित्रों, वो एकदम सीधे मुंह पे बोलते हैं। और आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वेस्टर्न मीडिया की जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा और वहाँ पे एंटनी ब्लिंकन साहब बैठे थे, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएस गवर्नमेंट, बाइडन साहब के टाइम के थे, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। और उसने पूछा कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल और इससे जो जेनोसाइड हो रहा है यूक्रेन में, कहीं ना कहीं भारत जिम्मेदार है। जिस जयशंकर साहब ने तुरंत दे मारा, उन्होंने कहा कि पूरा यूरोप जो है रशिया से ऑयल खरीदता है। जब यूरोप रशिया से ऑयल खरीद सकता है
तो भारत के खरीदने में क्या परेशानी है? और उन्होंने यूएस और यूरोप और यूएस को, अमेरिका को आईना भी दिखाया, वेस्टर्न मीडिया को, और उन्होंने मुंह पर ही बोला कि ये वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज का डबल स्टैंडर्ड है। मित्रों, यही खूबसूरती है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की कि वो बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स पे, बड़े बड़े इंटरनेशनल पोडियम्स पे, कॉन्फ्रेंसेस में बिना किसी दबाव में आए, देश के हितों की सुरक्षा के लिए, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए सीधे मुंह पे बोलते हैं। मित्रों, यूएस की मजबूरी क्या है और क्यों यूएस, यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार है जो आज क्रूड ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं उसके लिए? मित्रों, हम बताना चाहते हैं कि अंडर द टेबल जो फॉरेन डिप्लोमेसी होती है उसमें जो कुछ भी दिखता है वही सब जायज़ नहीं होता है। जो आप समझ पाते हैं वही जायज़ नहीं होता है। हमें एक सीरीज़ तक डिप्लोमेसी को, किसी भी देश और किसी भी दो देशों के बीच की वार्तालाप, डायलॉग्स, मीटिंग्स, उसको फॉलो करना पड़ता है। और हमें भविष्य और जो भूत में हुई घटनाओं और उसके गर्भ में भी कुछ निष्कर्ष निकालने होते हैं। फिर हम समझ पाते हैं कि जो हमें दिख रहा है एग्जैक्टली वही नहीं है, नीचे बहुत कुछ होता रहता, सतह के नीचे। मित्रों, बाइडेन साहब के टाइम पे बाइडेन साहब की गवर्नमेंट के द्वारा ही रिक्वेस्ट किया गया, भारत से कहा गया कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान आप तेल खरीदते रहिए रशिया से, क्योंकि रशिया क्रूड ऑयल के मामले में दुनिया में एक बड़ा प्लेयर है, एक मेजर पार्टनर है जो एक्सपोर्ट करता है बाकी देशों को क्रूड ऑयल। दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ही कहा गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थे बाइडेन साहब की, आपकी तो रिपब्लिकन है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। उन्होंने कहा कि चूंकि रसिया क्रूड ऑयल का एक बड़ा मेजर प्लेयर है ग्लोबल मार्केट में, और अगर रसिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे और रसिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा युद्ध के दौरान, तो गल्फ में जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसका रेट बहुत बढ़ जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा क्रूड ऑयल का। और आपको मालूम है कि दुनिया का 80-90% जो ट्रेड है वो फ्यूल पे ही आधारित है, क्रूड ऑयल पे आधारित है, बेस्ड है। तो दुनिया में एक तूफान आ जाएगी महंगाई की, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन देखना पड़ सकता है दुनिया को, और जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैम्बल कर जाएगी और फिर से एक नए सिरे से एक भीषण मंदी का सामना दुनिया कर रही होगी। तो बाइडेन साहब ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने भारत से कहा कि चूंकि आप बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल के रेट हैं उनको बैलेंस रखने के लिए आप तेल खरीदते रहिए। में तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेटिक की ब्रिदाई हो गई, ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब की अपनी नीतियाँ, उनके, वो तो धंधे पे बैठे हुए आदमी हैं, वो तो हर चीज़ों में सिर्फ बिजनेस देखते हैं, पैसा देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं। उनको तो कोई जियोपॉलिटिक्स की डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, कोई एनवायरनमेंट से, इससे सबसे कोई लेना देना नहीं। उनको तो सिर्फ ट्रेड दिखता है, क्योंकि वो ट्रंप टावर से सीधे निकल करके व्हाइट हाउस में चले गए। मित्रों, आखिर यूएस भारत को टारगेट क्यों कर रहा है? रसिया से हम पिछले 4-5 सालों में, ये बात सच है कि 5 से 8 गुना ज़्यादा तेल हम इंपोर्ट करना शुरू किए हैं रशिया से। 68 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड मैट्रिक्स है यूएस डॉलर में एनुअली, जो हम रसिया से सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जितना भारत दुनिया से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करता है उसमें 22% के अप्रॉक्सीमेट सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तेल नहीं होता। मित्रों, रसिया से 50% चाइना तेल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल 35% इंडिया करता है, 10 से 15% के आसपास में ब्राज़ील करता है।
मित्रों, इससे आपको कुछ समझ में आई बात? रसिया, भारत, इंडिया, चाइना, ये वर्ल्ड ऑर्डर में 3 बहुत बड़े देश हैं, बहुत बड़े नाम हैं, जो जियोपॉलिटिक्स के पावर ऑर्डर को एक नए सिरे से लिख सकते हैं, एक नई रचना कर सकते हैं, एक नए सिरे से गढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड अफ्रीकन कंटिनेंट से साउथ अफ्रीका, ये एक बड़े मजबूत ब्रिक्स फोरम का, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का, एग्रीमेंट का निर्माण करते हैं। ब्रिक्स जो बहुत जाना माना इंटरनेशनल फोरम्स है। अमेरिका की व्यक्तिगत चिढ़ और परेशानी क्या है? मित्रों, ये सारा मामला जो मसला है ये डी डॉलराइजेशन का है, डी डॉलराइजेशन का। मित्रों, अमेरिका स्ट्रेटजिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री सुप्रीम है, सुपर पावर है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। किंतु अमेरिका को इकोनॉमिकल पावर या स्ट्रेटजिकल मिलिट्रियल पावर या सुप्रीम पावर बनाए रखने में जो भूमिका अदा की, उसमें डॉलर का एक बहुत बड़ा योगदान है। 80% वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है। मित्रों, ये एक स्विफ्ट मैकेनिज्म है, उस सिस्टम के तहत ये पूरा डॉलर का ट्रांजैक्शन, ट्रेड वर्ल्ड में चलता है, कंट्री बिटवीन कंट्री। मित्रों, ये जो ब्रिक्स है ना, इसके टेबल से कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन का जो विश्व का सपना, एक प्रयास है, उसको साकार या मूर्त रूप मिलता हुआ दिख रहा है, या उसकी गंध महसूस होने लगी है। और ये गंध बड़ी दूर तक वेस्टर्न के बाजारों तक पहुंच रही है। अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि मित्रों, अगर डॉलर का कोई विकल्प ब्रिक्स देश जो अपनी करेंसी लाना चाहते हैं अगर लेकर चले आए, तो अमेरिका का जो दबदबा है, अमेरिका का जो पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट का ताऊ बनने का जो एक ख्वाहिश है, जो ऑलरेडी अभी वो अपने को दावा करता है कि पूरी दुनिया का हुक्मरान है, उस पर बट्टा लग सकता है। और मित्रों, अब ये यूएस को बात समझनी होगी कि रोमन एम्पायर, चोला, मौर्य, ब्रिटिश एम्पायर, ये भी एक समय के बाद धाराशाही हो गए। कहीं ना कहीं वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में अमेरिका की साख को एक सेकंड पोजीशन में देखा जा रहा है। इससे यूएस गवर्नमेंट बेहद घबराई हुई है, क्योंकि ये जो ग्लोबल साउथ का एक फोरम इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, ठीक है, चाइना और हमारे अपने एक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद भी हैं, कुछ हमारा लाइन ऑफ एक्शन पे कुछ डिस्प्यूट्स है, वो चलता रहता है, लेकिन डिप्लोमेसी, डायलॉग्स मस्ट बी ऑन, दे आर कंटिन्यू। तो मित्रों, ये जो स्विफ्ट सिस्टम, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, ये एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन अमेरिका के ही मुनीम है, उन्हीं के चट्टे बट्टे। हाँ मित्रों, मुनीम से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, एक नाम याद आ रहा है, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मुल्ला मुनीर, ये बी ग्रेड मूवी का सी क्लास आदमी आजकल फिर से यूएस गया हुआ है दावत खाने। पहले भी कुछ दिन पहले गया ये था, ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी इसको तो वहाँ भाग गया। और आपको तो मालूम है पाकिस्तानी हैं कितने जाहिल कौम हैं, इनको अगर फ्री की दावत मिले तो ये तो जनाजे से जग पड़ते हैं। मित्रों, तो ये मुल्ला मुनीर जेब कतरा इतना जाहिल है, इसने वहाँ एक ऐसा बयान दिया है जो बहुत ही फनी है, मतलब गंभीरता तो इसे कोई नहीं लेता, आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वो बयान बता देता हूँ कि इसने क्या बोला। इसने बोला, इफ़ आई विल गो डाउन आई विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड डाउन। मतलब अगर मैं मरूंगा, क्या पाकिस्तान को ये क्या हिफाजत करेगा, वहाँ के लोग तो अच्छे भी हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मैं जाऊँगा तो आधी दुनिया को भी ले डूबूँगा। तो ऐसा जेब कतरा टाइप का बयान जाहिल
ये बी ग्रेड का सी क्लास एक्टर ही दे सकता है, मुल्ला मुनीर। हाँ, हम अपने विषय पे आते हैं मित्रों। तो दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि अभी यूएस की परेशानी क्या है। यूएस चाहता है कि भारत अपने बाज़ारों को अमेरिका के डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे, ओपन कर दे। अच्छा, भारत की मजबूरी क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सारे बड़े किसान हैं, उनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ बीघे ज़मीन होती है एक एक किसान के पास। मित्रों, उनके पास एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन सिस्टम है, बड़ी मशीनें हैं, इंडस्ट्री है, बड़े फार्म हाउस है, गवर्नमेंट की अच्छी सब्सिडीज़ है। तो वहाँ का किसान एक बड़ी इंडस्ट्री चेन एंड साइकिल डेवलप कर रखा है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके अच्छी गुणवत्ता में, बहुत कम समय में और लो मार्जिन पर भी वर्ल्ड बाजार के लिए अवेलेबल कर पाते हैं। मित्रों, सोच के देखो कि हमारे देश में किसानों की स्थिति क्या है। जब आप आए दिन पेपर में सुनते हैं कि आज यहाँ का किसान सुसाइड कर लिया, वहाँ का किसान सुसाइड कर लिया, किसानों को खास सब्सिडी है, किसानों को किसान बीमा है, फसल बीमा है। हमारी जियोग्राफी में आपने देखा होगा कि मानसून बड़ा अनइवन है, हम पूरी तरीके से मानसून प्रद खेती और किसानी करते हैं। तो मित्रों, अगर हम अमेरिका जैसे देश को अपने देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपना बाज़ार ओपन कर देंगे, तो हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर में जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको तो खा जाएगा। उसके प्रोडक्ट की प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटेंसी हमारे से बहुत बेहतर है। मैंने कारण आपको बताया। इस वजह से अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम यूएस जैसे देश को अपने बाज़ारों में आने दें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। और इंडिया, भारत देश इस बात को भली भांति समझता है, क्योंकि मित्रों, अगर हम यूएस के प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने देश में आने दिए तो हमारे किसान की दशा जो पहले दयनीय थी वो अति दयनीय और बीभत्स हो जाएगी। जगह जगह दंगे, जगह जगह राइट्स, जगह जगह सुसाइड। और एक नाम तो हम सभी वाकिफ़ हैं, टिकैत साहब का। वो तो खाट लेकर बैठे ही रहते हरियाणा और बागपत पे। कोई मुद्दा मिला, गाज़ियाबाद और दिल्ली एनसीआर की सड़कों को घेर देते। तो मित्रों, ये दंगे या आंदोलन या संतोष बेहद व्यापक स्तर पे बढ़ जाएगा। किसान सरकार इस बात को भली भांति समझती है, इससे चिंतित है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम अमेरिका को अपने बाज़ारों के लिए आने नहीं दे सकते। मित्रों, यूएस गवर्नमेंट और भी नाराज़ है कि वो पिछले कई दशक से चाहती है कि वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो है यूएस में, उनको अपने देश में, हमारे देश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और बड़ी यूनिट एफडीआई के माध्यम से हमारे यहाँ लगाना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक अमूल है, मदर डेयरी है। डेयरी डेवलपमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का पार्ट होता था। मित्रों, फिर वही समस्या है कि वहाँ की जो गायें हैं उनको मांसाहारी चारा खिलाया जाता है फीडिंग के लिए, जिससे वो बेहतर दूध दे पाए, उनका न्यूट्रिशन सिस्टम, प्रोटीन, डाइट सब बैलेंस हो पाए। मित्रों, ये हमारे लिए एक धार्मिक विषय है और बेहद संवेदनशील है कि गाय हमारे लिए पूजनीय है। हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में, हिंदू सनातन व्यवस्था में हम ऐसे डेयरी उत्पादों को अपने देश के अंदर, अपने देश के बाज़ारों में खुले तौर पे बिकने नहीं दे सकते। और दूसरा, मैंने बताया कि डेयरी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ही एक पोर्टफोलियो होता था, आज वो अलग पोर्टफोलियो हो गया डेयरी डेवलपमेंट में, जिससे और बेहतर काम हो सके। वरना वो एग्रीकल्चर के ही अंदर ही एनिमल रेयरिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट आता था। तो हमारे किसानों की दशा बुरी हो जाएगी और दयनीय हो जाएगी, इसलिए हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। मित्रों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका असर क्या पड़ेगा, जो ये टैरिफ बढ़ा है और गवर्नमेंट अभी इसमें क्या कर रही है। मित्रों देखो, अभी गवर्नमेंट के पास WTO में जाने का विकल्प है। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी मामला चल रहा है। गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चैनल्स पे लगातार यूएस गवर्नमेंट के साथ डायलॉग्स में है। हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ
सप्ताह में इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा दोनों कंट्रीज़ आपस में बैठ करके, क्योंकि मैंने बताया कि यूएस इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया in the world, and the double coincident, India is surplus in the export system in trade with United States only. तो मित्रों, हमारे टेक्सटाइल, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, हमारी स्टील्स इंडस्ट्रीज़, आयरन एक्सपोर्ट्स पे इसका गंभीर परिणाम पड़ सकता है, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ इतना ज़्यादा इलॉजिकल तरीके से इम्पोज कर दिया जाएगा तो वर्ल्ड बाज़ार में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनियों के, भारत देश की कंपनियों के, उनकी कम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस जो होगी वो घट जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो जो क्वालिटी और रीजनेबल रेट होता है वो दुनिया के अन्य प्रोडक्ट से, अन्य देशों के प्रोडक्ट के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे और हमारी कॉम्पिटेंस क्षमता 30 से 35% घट जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स पे नुकसान आएगा, हमारा एक्सपोर्ट मैट्रिक्स कम होगा और जो भी यूएस बेस्ड एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं हमारे देश में उनमें अनएम्प्लॉयमेंट फ्लड कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमारी कॉम्पिटेंस क्षमता चोक होगी और हम प्रोडक्ट को निकाल बेच नहीं पाएंगे तो हम अपने यहाँ की यूनिट को बंद करेंगे या उसको कम कर देंगे, जिससे हमें कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फायर भी देखने को मिलेगा अपने ही देश के अंदर। तो क्या ये नुकसान सिर्फ हमें ही होगा या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी इसका कुछ ना कुछ खामियाजा उठाना पड़ेगा? मित्रों, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट वहाँ की मिडिल लोअर क्लास के बीच में या मिडिल क्लास यूएस पॉपुलेशन के बीच में इसेंशियल गुड्स थे, इसेंशियल प्रोडक्ट्स थे, उनके रेट में इजाफा हो जाएगा। लोगों के लिए उस प्रोडक्ट को अफोर्ड करना और ख़रीदना महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिका के बाज़ारों में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और ये गुस्सा वहाँ के लोगों में दिख भी रहा है। वहाँ की सीनेट, वहाँ की कांग्रेस, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ पे लगातार गवर्नमेंट की आलोचना तेज़ हो गई है। लगातार लोगों में बेहद गुस्सा है, इंटरनल रिफ्ट बढ़ रहे हैं, दंगे फसाद अमेरिका में तेज़ हो गए हैं और रिपब्लिक गवर्नमेंट को काफ़ी इस समय भला बुरा और कोसा जा रहा है उनके देश में ही। मित्रों, अब मेरी आपसे जो दिली गुजारिश है वो ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करें। दोस्तों, मैं चाहूँगा अभी तो आप बैठ करके सिर्फ अपने देश की शासन व्यवस्था पे, हमारे गवर्नमेंट पे भरोसा रखें कि वो कुछ ना कुछ देश के हित में, देश के नागरिकों के हित में, देश की कंपनियों के हित में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जो अनइवन हो जाता है तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं मित्रों। व्यापार बाद में है, देश पहले है। मेरा आपसे दिली गुजारिश क्या है कि आप जो यूएस बेस्ड आउटलेट्स हैं उसमें जाना कम कर दें, उसके प्रोडक्ट्स को खाने से परहेज़ करें। फ़िलहाल कम से कम कपल ऑफ वीक्स, 2-4 वीक्स आप ज़रूर करें जब तक कोई निष्कर्ष निर्णय नहीं आ जाता, जिसमें आपने देखा होगा KFC, मैकडोनाल्ड्स, बर्गर किंग, बर्गर, पिज़्ज़ा, हैमबर्गर, सबवे, स्टारबक्स, ये सब यूएस बेस्ड आउटलेट्स हैं जो हमारे इंडिया में रन कर रही फ्रेंचाइजीज़ जिनकी। मित्रों, इसमें अभी आप जाने से थोड़ा परहेज़ करें। हाँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी अच्छी है बट महंगी बहुत है और मैंने अभी लास्ट वीक्स पी ली थी, लेकिन आई कीप प्रॉमिस कि अभी मैं भी इससे पूरी तरीके से परहेज़ करूँगा और आपसे भी कहूँगा कि प्लीज़ बर्गर किंग, KFC, हैमबर्गर, मैकडोनाल्ड्स जैसे आउटलेट्स में बिल्कुल भी ना जाएं और देश के साथ, देश की संप्रभुता, देश के हितों की सुरक्षा के लिए उसके साथ आप खड़े रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर एंड सत श्री अकाल, जय हिंद।